हेलो स्टूडेंट्स, सादर प्रणाम। साकेत सर हियर। आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर फोर्थ ऑफ ज्योग्राफी। इसका नाम क्या है? दैट इज एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर क्या है। तो देखिए, एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड, एक तो एगर मीन्स लैंड, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। इसका मतलब लैंड कल्टीवेशन को ही क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। इसमें एनिमल हस्बेंड्री आती है, फॉरेस्ट्री आती है, हॉर्टिकल्चर आता है और पिसीकल्चर भी आ जाती है साथ में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कैसे है। इंडिया का है एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। हमारे 2/3 पॉपुलेशन जॉब्स के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर। यानी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? एग्रीकल्चर। जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हमारे देश में कौन बनाता है? एग्रीकल्चर। इसके चीज़ों को एक्सपोर्ट करके हमें फॉरेन एक्सचेंज देने का काम भी कौन करता है? दैट इज़ ऑल्सो दी एग्रीकल्चर। हमारे जानवरों को फॉडर देने का काम कौन करता है? दैट इज़ एग्रीकल्चर। लोगों को जॉब्स देने का काम कौन करता है? एग्रीकल्चर। तो सरल शब्दों में अगर लिखें, जनसंख्या को फूड कौन देता है? एग्रीकल्चर। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? एग्रीकल्चर। जीडीपी का बड़ा हिस्सा कौन बनाता है? एग्रीकल्चर। फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में हमारी मदद कौन करता है? दैट इज़ ऑल्सो दी एग्रीकल्चर। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल भी कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज़ एग्रा। कौन सा रहेगा? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। प्रिमिटिव से मतलब से पता लगता है ओल्ड। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है अपने लिए। तो जो अपने लिए फार्मिंग पुराने तरीके से की जाएगी, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी प्रैक्टिस होती है? कल्टीवेशन की, जो किसके लिए की जाती है? पर्सनल कंजप्शन के लिए। ये कमर्शियल सेल के लिए नहीं होती है। इसमें जो ज़मीन के प्लॉट्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। प्रिमिटिव टूल या बेसिक टूल्स का यूज़ किया जाता है। होस, डिगिंग स्टिक्स। लेबर कौन करता है? पूरा परिवार ही खेत पर लेबर करता है। और इसमें किसान किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? द किसान इज डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोयल। काफ़ी हद तक वो किसके ऊपर निर्भर हो जाता है? एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। और आज भी हमारे देश में बहुत सारे किसानों को क्या करनी पड़ती है? दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग। क्योंकि हमारे देश में जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हैं, टूटी फूटी हैं, अलग थलग सी हैं। और आज भी ज़्यादातर किसान किसके ऊपर निर्भर हैं? ऑन द रूडिमेंट्री और द प्रिमिटिव टूल्स। बहुत सारे किसान इसी वजह से गरीबी में रहते हैं। उनके लिए कोई भी फर्टिलाइज़र और मशीनरीज नहीं होती है, ना उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना प्रॉपर इरिगेशन है। तो ये सभी क्वालिटीज़ हमें किसकी देखने के लिए मिलती है? हमें प्रिमिटिव की। और इसको एक तरीके से किया जाता है जिसको नाम दिया गया आपकी बुक में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये सबसे पुराने मेथड्स में से एक है। पहले एक जंगल को क्लियर किया जाता है। ज़्यादातर उसको क्लियर कैसे करते हैं? उसको जला देते हैं, जो उसके काम की चीज़ होती है। फिर उसको 2-3 साल के लिए कल्टीवेट किया जाता है। फिर एक नई एरिया में चले जाते हैं जब पुरानी एरिया की फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है। और जब वो थोड़े समय बाद वापस लौट कर आते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है? जो पुराने वाला एरिया इट्स नेचुरली रेप्लेनिशेस। जैसे किसान ने सपोज करो इस ज़मीन के कितने टुकड़े कर दिए हैं टोटल? हम मान लेते हैं टोटल कितने टुकड़े हो गए? 6। 3 साल इसमें खेती बाड़ी की, 3 साल इसमें की, 3 साल इसमें की, 3 साल इसमें की, 3 साल इसमें की। तो जब वो वापस लौट कर आएगा, ये एरिया दोबारा से क्या बन चुका होगा? फर्टाइल। ये भी सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। इसमें फील्ड को रोटेट किया जाता है। इसमें भी सिंपल टूल्स का यूज़ करते हैं। यील्ड बहुत ज़्यादा कम रहती है। ये कौन से इलाकों में होती है? जहाँ पर लो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, क्योंकि ज़्यादा ज़मीन तो है ही नहीं। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। इसमें क्रॉप्स आप पैडी लगा सकते हैं, मेज लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। ये किसका टुकड़ा है आपकी एनसीईआरटी की बुक में? ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का ही टुकड़ा बना दिया गया है। अब इसमें पूछा गया ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस कौन सा मेथड है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस कौन से इलाकों में होती है? जहाँ पर जनसंख्या के बहुत ज़्यादा है। ये भी कौन सी अप्रोच होती है? लेबर इंटेंसिव अप्रोच होती है।
इसमें बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज़ किया जाता है, मींस केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। इरिगेशन इसमें नेचर से नहीं मिलती, प्रोवाइड की जाती है। फार्मर जो लगते हैं, क्यों रखते हैं इस तरह की फार्मिंग में? क्योंकि उनकी लैंड होल्डिंग्स के साइज़ क्या है, दे आर वेरी 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 स्मॉल। और ये किस वजह से हुआ है? आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, द राइट ऑफ द इनहेरिटेंस। जैसे एक फादर की प्रॉपर्टी, पहले 2 बेटे हुए तो कितने हिस्सों में बढ़ गई? 2। अब उनके भी 2 हुए तो 4 हिस्से। ओवरऑल जो फील्ड का साइज है वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। और ये क्या माना जाता है? किसान क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता है। तो ये हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी। अब हम 3rd नंबर पर पढ़ेंगे हमारी कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल नाम से ही पता लग रहा है, जो सेल के लिए होती है मार्केट में। कमर्शियल फार्मिंग कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बोलते हैं जिसमें हमारा मकसद होता है फसल को बेचना, और ये पर्सनल कंजप्शन के लिए नहीं होती है, बाज़ार में बेचने के लिए होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें सभी मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ होता है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ द सीड्स का भी यूज़ किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स भी बल्क में यूज़ होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। हाई यील्ड पर हेक्टेयर मिलती है इस फार्मिंग में, क्योंकि हमें बेचनी है। और इसमें हम मैकेनाइज तरीके से क्या करते हैं? फार्मिंग कर देते हैं। फिर भी और नई नई तरीके क्या मंगाई जाती हैं, मशीनें भी मंगाई जाती हैं। इसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी तरफ से होती है। इन मकसद तो यही है कि हमें इस फसल को कहाँ पर बेचना है? मार्केट में बेचना है। और ज़्यादातर ये किसकी फॉर्म में की जाती है? प्लांटेशंस की फॉर्म में। प्लांटेशन समझिएगा, अगर हम तरह तरह की स्पीशीज़ हैं किसी भी जगह पर, तरह तरह की ये स्पीशीज़ हो गए, इनको कट कर दें और सेम तरह की स्पीशीज़ लगा दें तो वो प्लांटेशन होता है। इसमें सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। इसमें टी, कॉफ़ी, कोकोआ, स्पाइसेस, कोकोनट, एप्पल वगैरह ग्रो होते हैं। ये भी एक कैपिटल इंटेंसिव मेथड है। बहुत सारी मैनेजरल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी चाहिए। इसमें हमें एडवांस मशीनरीज चाहिए, इरिगेशन सिस्टम चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ये सब होनी चाहिए साथ में। हिली एरियाज़ में भी ये प्रैक्टिस की जाती है। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के प्रैक्टिस की जाती है, नीलगिरी हिल्स में होती है ना, मलाई में, कार्डमम हिल्स में प्रैक्टिस की जाती है। इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे चाय आपने उगाई, प्रोसेसिंग तो चाहिए ही चाहिए। और इसमें जो चीज़ें उगती हैं वो रॉ मटेरियल का किसके लिए काम करती हैं? फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज़। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 3 क्रॉपिंग सीज़न होते हैं इंडिया में। सबसे पहले हमारा खरीफ सीज़न होता है। खरीफ याद रखिएगा सभी बच्चे। बारिश वाले सीज़न को क्या बोलते हैं? खरीफ बोलते हैं। खरीफ सीज़न मानसून के अराइवल पर शुरू हो जाता है और विंटर की स्टार्टिंग तक रहता है। यानी ये जून जुलाई में शुरू हो जाएगा। कब तक चलता है? सितंबर अक्टूबर तक। इसमें आप राइस, मेज, मिलेट्स, कॉटन वगैरह लगा सकते हैं। राबी के लिए याद रखिएगा, राबी सर्दी वाला होता है। तो जो राबी सीज़न होता है वो विंटर में स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर दिसंबर में। और आप गर्मियों में ये फसल काट सकते हैं फ्रॉम अप्रैल टू जून। इसमें वीट, बार्ले, ग्रेन्स, लिनसीड एक्सेट्रा ग्रो किए जा सकते हैं। अगला हमारा लास्ट सीज़न जैद है। जैद कौन सा होता है? राबी और खरीफ के बीच में आता है, समर की एंडिंग में। ये मार्च से लेकर कब तक चलता है? मई तक। इसमें ज़्यादातर आप खरबूज, तरबूज, खीरे, ककड़ी ग्रो कर सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स भी इस सीज़न में ग्रो होती हैं। तो ये 3 तरह के हमारे क्या कहलाएंगे? दीज आर द क्रॉपिंग सीज़न। अब हम इंडिया की फसलों के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो आप देखेंगे इंडिया में क्या मिलती है? हमें तरह तरह की फसलें मिलती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएंगे? राइस आ जाएगी। राइस सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री के करीब रहना चाहिए। बारिश को सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। अगर कम रेनफॉल वाले इलाकों में ग्रो करना है तो हमें क्या सप्लाई करना पड़ता है? इसके अंदर इरिगेशन। बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश इसके सबसे फेमस एरियाज़ हैं। इसको आप बुपेट से याद कर सकते हैं। एक छोटी सी पहचान ये स्टेट्स के नेम है, ताकि आपके लिए थोड़ा सा काम इजी हो जाए।
अब हम बात करते हैं वीट की बात करते हैं। तो वीट भी बहुत सेकंड नंबर पर हमारे देश में क्या खाई जाती है, वीट। हम चाइना के बाद सेकंड नंबर पर आते हैं। ये एक राबी क्रॉप है। इसको सोइंग के समय कितना टेम्परेचर चाहिए, 10 to 15, और जब इसकी कटिंग होती है तो 20 to 25 चाहिए। रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर अप्रोप्रिएट है। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए आपको इसके लिए। इसमें सनशाइन की ज़रूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ द राइपनिंग। और जो मेजर स्टेट्स हैं वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब है। इसको आप पूर्व से याद कर सकते हैं। अगली फसल पर पहुंच जाते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएंगी, मिलेट्स आ जाएंगी। मिलेट्स थर्ड नंबर पर आ जाती है। फर्स्ट नंबर पर चावल, सेकंड नंबर पर वीट, और थर्ड नंबर पर हमारे देश में क्या आ जाती है, मिलेट आ जाती है। इसमें रागी, ज्वार और बाजरा, तीन चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है और इनके अंदर आयरन, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ज्वार भी बहुत सारे स्टेट्स में कल्टीवेट होती है। सबसे फेमस इसका महाराष्ट्र रहेगा। इसी तरह राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर किसका बनकर निकलता है, बाजरा का निकलता है। और रागी हमारे पास सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रो होती है, इट ग्रोज वेल इन कर्नाटका। इसकी एक पहचान भी बता सकते हैं। इसको ज्वार हो जाता है वो महान बन जाता है। राजस्थान के लोग बाजा बजा देते हैं और अपना ही राग सुनना चाहते हैं सब कार में, तो यहाँ हमारे पास कर्नाटक आ जाएगा। अब राइस और वीट हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मिलेट्स की भी। और इन्हें पुअर मैन फूड भी कहा जाता था। आजकल तो ये हमारे देश में एक फैशनेबल चॉइस भी बन चुके हैं क्योंकि ये हमारे कोर्स ग्रेन होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मिलेट्स कितने सिग्निफिकेंट क्यों हैं, क्योंकि ये अल्टरनेटिव बनकर आते हैं राइस और वीट का, जो हमारी टोटल फूड प्रोडक्शन की नीड्स पूरी नहीं कर सकते। न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी हाई है, आयरन है, कैल्शियम है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कम पानी वाले इलाकों में ये हर तरह की सॉइल में ज़्यादातर ग्रो हो जाते हैं, जैसे ब्लैक सॉयल, रेड सॉयल में हो जाएंगे। और इनके अंदर क्या है, रफेज बहुत सारी होती है और कम पानी में भी क्या ग्रो किए जा सकते हैं, मिलेट्स। तो इसलिए मिलेट्स को आजकल क्या माना जा रहा है, दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। अब हम मेज की बात करते हैं। मेज को कौन यूज़ करते हैं, ह्यूमंस भी और एनिमल, फूड की तरह, फॉडर की तरह। क्लाइमेट और सॉयल बहुत सारे चल जाते हैं। रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर्स रहेगा। इसे कम इलाकों के प्रेसिपिटेशन वाले इलाकों में भी ग्रो किया जा सकता है अगर आप क्या सप्लाई कर दें, इरिगेशन। टेम्परेचर 21 से क्या रहेगा, 27। सबसे अच्छी सॉइल कौन सी रहेगी, एल्यूवियल सॉइल रहेगी। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए। और ये कौन सी क्रॉप है हमारे पास, एक खारिफ क्रॉप है। अगर इसके स्टेट्स याद करने हैं तो कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके लिए हमने एक वर्ड बना दिया कुंभा। आप चाहें तो इनसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब पल्सेस आ जाएंगी। पल्सेस एक प्रोटीन का सोर्स मानी जाती है इंडियंस की डाइट में। ये कल्टीवेट होती हैं पूरे के पूरे देश में, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। पल्सेस जो तुर वगैरह, अरहर की दाल, उड़द की दाल है, ये खारिफ क्रॉप्स हैं। लेकिन मूंग, मसूर, पीस, ग्राम हमारे राबी क्रॉप्स हैं। इसकी एक बहुत ही अच्छी बात क्या है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा देती है क्योंकि ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करती है। इसलिए हम रोटेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो दो नोटेबल पल्सेस हैं वो ग्राम और तुर होती हैं। ग्राम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में उसको मूर से याद कर सकते हैं, और तुर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में इसको मुकाम से याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑयल सीड्स आ जाएंगी। इनसे ऑयल निकाला जाता है, वो ऑयल सीड्स होते हैं। ऑयल सीड्स वेजिटेबल ऑयल बनाने के काम आती है। इंडियन क्यूजीन में ऑयल केक बना सकते हैं, जो इसका बाय प्रोडक्ट होता है। इससे ऑयल निकाला जाता है और ये फीड की तरह काम आता है कैटल में। जैसे आपने बीज में से ऑयल निकाल लिया, जो बचता है वो कैटल्स को खिला दीजिए। इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो अब नहीं है, हम थर्ड नंबर पर आ गए आफ्टर कनाडा एंड चाइना। 12% एरिया में हमारे ऑयल सीड ग्रो किए जाते हैं। इससे आप सोप, कॉस्मेटिक और ऑइंटमेंट्स मल्लम होते हैं। तो एक चीज़ और याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा इंडिया में जो ग्रो होता है वो कौन सा होता है, ग्राउंडनट होता है। ये हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन में आता है और ये हमारी क्या है, एक खारिफ
क्रॉप है। इसके अगर स्टेट्स याद करने हैं तो टीजी काम से याद कर सकते हैं, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। कुछ और ऑयल सीड, सीसम वगैरह भी हैं, लिनसीड भी है हमारे पास, ऑलमंड्स भी है। अब हम बात करते हैं टी और कॉफ़ी की थोड़ी सी। टी हमारे देश की क्या मानी जाती है? एक बेवरेज क्रॉप मानी जाती है। ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इलाकों में ग्रो की जा सकती है। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए जिसमें बहुत सारा ह्यूमस हो। इसे वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, फ्रॉस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसलिए हमें अफोर्डेबल और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसका टेम्परेचर याद करेंगे तो 20 to 30 डिग्रीज रहता है। रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर तक चला जाता है। और स्टेट्स आप याद कर सकते हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला है हमारे पास चाय के लिए। तो हमने थोड़ा सा काम आसान करने के लिए बीच में एक टेबल से डाल दिया है। चाय को मॉइस्चर क्लाइमेट चाहिए, इसको हॉट और ह्यूमिड चाहिए। इसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कराया था, ये यमन से आई थी। 20 to 30 डिग्री, इसमें 15 to 28 डिग्रीज़ है। 300 सेंटीमीटर रेनफॉल है, इसका 200 सेंटीमीटर है। ये आसाम, वेस्ट बंगाल में आती है। और ये नीलगिरी हिल्स कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। दोनों ही क्या कहलाती हैं? बोथ आर नोन एज द बेवरेज क्रॉप्स। और जब ये आई थी हमारे देश में यमन से, तो कौन सी हिल्स पर ग्रो की गई थी? बाबा बुदान हिल्स पर। और सबसे फेमस कॉफ़ी की वैरायटी का नाम याद रखेंगे, उसका नाम अरेबिका है, जो पूरी दुनिया में हमारी फेमस है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? रबर आ जाएगी। रबर किससे डिराइव की जाती है? लेटेस से, जो रबर ट्री की स्पीशीज़ है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बनाने में, टायर्स और ट्यूब के बनाने में ज़बरदस्त काम करती है। इंडिया 5th लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर माना जाता है। 97% डिमांड हम अपनी खुद ही पूरी कर लेते हैं। रबर ट्रीज किस में अच्छा उगते हैं? मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट्स में अच्छा उगते हैं। रेनफॉल अबव टेम्परेचर 25 चाहिए। और हमारा जो केरला है वो टोटल कितना है? 90% ऑफ द टोटल रबर प्रोडक्शन करता है। तमिलनाडु, कर्नाटका भी है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो रेनफॉल होता है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए, अबव 200 सेंटीमीटर। तो आपने देखा होगा चाय, कॉफ़ी, रबर, इसमें हमें रेनफॉल ज़्यादा चाहिए। अब हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट फाइबर्स की। एक हमारा कॉटन है और एक जूट है। कॉटन 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में उगता है। जूट के लिए 30 डिग्रीज चाहिए। बारिश 50 to 100 है, इसकी नियरली 150 सेंटीमीटर्स है। इसमें फ्रॉस्ट फ्री डेज की ज़रूरत पड़ती है। 210 दिन कैसे निकलने चाहिए? जब कोई भी फ्रॉस्ट ना हो। इसमें हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। इसमें हमारी लोमी और ब्लैक सॉयल अच्छी चलती है। इसमें वेल ड्रेन, फर्टाइल और लोमी सॉयल। स्टेट्स महाराष्ट्र और गुजरात हैं। इसके केस में हमारे पास ईस्टर्न स्टेट्स में हम चले जाएंगे, जिसमें सबसे फेमस वेस्ट बंगाल है। जैसे बांग्लादेश भी है, लेकिन वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे इसके लिए? वेस्ट बंगाल लिख देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? सबसे पहले सुधारने के लिए क्या उठाए जाएंगे? कुछ टेक्निकल रिफॉर्म्स ही, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तो सरकार ने कोशिश की कि मॉडर्न मशीनरी का यूज़ किया जाए, प्लोइंग के लिए, सोइंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए। इंडियन फार्मर्स को क्या दिए गए? फर्टिलाइजर्स दिए गए। इंडियन फार्मर्स को क्या दिए गए? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ द सीड्स दिए गए थे, ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को थोड़ा एडवांस किया गया था। किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन हुई? कैनाल्स की। और मोटर पंप, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स चलाए गए। ये सब टेक्नोलॉजिकली क्या हुए थे? सडन डेवलपमेंट हुए हमारे देश में। तो ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ये ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सरकार ने जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। उन्होंने ज़मीनों को कंबाइन करा लोगों की, ताकि वो मॉडर्नाइज हो जाए। उसे बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। रेडियो और टेलीविज़न पर उनके लिए प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए। क्रॉप्स का भी क्या किया गया? उनकी इंश्योरेंस किया गया। बैंकिंग को इम्प्रूव किया गया। इसके लिए क्या खोले गए? ग्रामीण बैंक्स, ताकि उन्हें सस्ते लोन्स मिल जाए। स्पेशल बुलेटिन्स उन लोगों के लिए, किसानों के लिए कहाँ पर स्टार्ट किए गए? टीवी पर और रेडियो पर स्टार्ट किए गए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया किसानों को, ताकि कम से कम इतनी कीमत तो मिले किसान को अपनी फसल के लिए।
साथ में उन्हें क्रेडिट कार्ड्स दिए गए जिन्हें क्या बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बोल देते हैं। और उनका भी इंश्योरेंस कर दिया गया PAIS से, जिसको बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कई बार देखिए तब आपको याद हो जाएगा ईजिली, पॉइंट्स भी थोड़े आसान हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था लेकिन मैंने फिर भी कर दिया है कि सरकार कैसे बूस्ट कर रही है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को। उससे पहले सरकार ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स स्टार्ट किए, ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया और वाइट रिवोल्यूशन स्टार्ट किया। ICAR बनाया गया, दिस इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ खोली, वेटरनरी सर्विसेज को एक्सपेंड किया, हॉर्टिकल्चर को एक्सपेंड किया गया, मीटरोलॉजी के बारे में नॉलेज दी गई, वेदर फोरकास्टिंग आई थी। प्रायोरिटी क्या रखी उन्होंने कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर दें और उसकी प्रैक्टिसेस को। और फाइनली लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया गया। आप पहले वाले दो भी लिख देंगे तो चल जाएंगे सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस हमारे किसानों के सामने आ जाते हैं। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है, उन्हें कंपटीशन मिल रहा है बाहर से। दूसरी बात, सरकार लगातार क्या कर रही है, कट करती जा रही है। जो इन्वेस्टमेंट किस पे होता था, एग्रीकल्चर पर, जो इरिगेशन, पावर, रूरल रोड्स, मार्केट, मैकेनाइजेशन में। सरकार ने फर्टिलाइजर्स पे भी सब्सिडी रिड्यूस कर दी है, जिससे हमारे किसानों को झटका लगा है। दूसरी बात, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को सरकार ने कम कर दिया। कम करने से क्या हुआ, बाहर की चीज़ें सस्ती आई, हमारे किसानों को क्या मिला, एक टफ कंपटीशन मिला है। और फार्मर्स भी इस समय कम पैसा किस में लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर में, जिससे क्या हो रहा है, अब एग्रीकल्चर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा है। एक दो चीज़ें और लिख सकते हैं, आज भी किसान किसके ऊपर डिपेंडेंट है, नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर। आज भी बहुत सारे किसान पानी के लिए किस पे डिपेंडेंट है, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द monsoon. And now the chapter is finished. Thank you very much.